स्टूडेंट, आज परमिलिटी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोग डार्सी लॉ समझा था। आज उसका लिमिटेशन देखेंगे, क्या क्या उसका बाउंड्रीज़ है, कहाँ तक वैलिड है डार्सी लॉज और क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स है, उसको देखेंगे। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है और जो उसका बाउंड्रीज़ है वो फ्लो शुड फुलफिल कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? जैसे डिस्चार्ज इक्वल्स टू A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। इस कंडीशन को हमेशा फुलफिल करना चाहिए, तभी जाके डार्सी लॉ वैलिड होगा। प्रैक्टिकली कभी कभी किसी इंटरप्शन के वजह से किसी तरह का ब्लॉकेज आ गया अगर सॉइल सैंपल्स में, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को बहुत बार फॉलो करता भी है और नहीं भी करता है। ठीक है, तो एक लिमिटेशन है ये पहला। दूसरा लिमिटेशन है द फ्लो शुड बी स्टडी लेमिनार एंड वन डायमेंशनल। स्टडी मतलब क्या कि वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी जैसे कि ये सॉइल सैंपल है, ऐसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर जो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करे। ठीक है, जैसे ये वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम के साथ ये चेंज नहीं करे, 2 मीटर पर सेकेंड ही रहे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टडी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत स्टडी रहता भी है, अनस्टडी भी हो जाता है, तो ये लिमिटेशंस है। लेकिन ये मान के चला कि वो फ्लो जो होगा वो कैसा होगा? स्टडी होगा, डार्सी लॉ, ये मान के चला। उसका लेमिनार, लेमिनार क्या कि फ्लो जो होगा एक लेयर, जैसे ये फ्लूइड का है, ये दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसके पाथ को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक दूसरे के लेयर वाइज इस तरह से चलेगा। ठीक है, लेमिनार है, वो जिगजैग मैनर में नहीं चलेगा। और वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल जैसे एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन में ही होगा, एक्स वाई प्लेन में नहीं जाएगा, एक्स जेड प्लेन में नहीं जाएगा। इस तरह से वन डायमेंशनल फ्लो अकर करेगा। उसके बाद तीसरा है जिसका लिमिटेशन, सॉइल शुड बी कम्प्लीटली सैचुरेटेड। जैसे ये सॉइल है, इसका जितना भी वॉइड है, जितना भी वॉइड है वो वॉइड कंप्लीटली वाटर से फिल होना चाहिए, कोई भी एयर ट्रैप नहीं होना चाहिए, मान के चला। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कई बार एयर बबल बन जाता है और एयर ट्रैप होकर रह जाता है। इसके वजह से फ्लो जहाँ पे एयर ट्रैप हुआ है उसके थ्रू होके नहीं गुजर पाता है, वाटर का फ्लो इस तरह से गुजरता है। ठीक है, तो कंप्लीटली सैचुरेटेड होना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ एयर ट्रैप हो सकता है या फिर किसी तरह का ऑब्स्टकल आ सकता है। तो सैचुरेटेड नहीं हो सकता है या हो भी सकता है किसी कंडीशंस में। अगर नहीं होता है तो डार्सी लॉज का वो लिमिटेशन है। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ थ्योरेटिकल। जैसे कि डार्सी जो कंसीडर किया था वो पूरे एरिया के थ्रू सिर्फ क्या कंसीडर किया था कि फ्लो जो हो रहा है वो पूरे एरिया के थ्रू हो रहा है, लेकिन इस एरिया में दो पार्ट है, सॉलिड भी है और वॉइड भी है। एक्चुअली फ्लो जो होगा वो वॉइड्स के थ्रू ही होगा, सॉलिड के थ्रू नहीं होगा। लेकिन डार्सी लॉ क्या कंसीडर किया था कि पूरे एरिया के थ्रू फ्लो होगा, तो उस फ्लो को, उस वेलोसिटी को कैसा वेलोसिटी बोलते हैं? थ्योरेटिकल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी ये कंसीडर किया था डार्सी। लेकिन एक्चुअली जो फ्लो होता है वो सीपेज वेलोसिटी के थ्रू होता है, पोर्स के थ्रू होता है। ये कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परमिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। अभी तक जो हम लोग परमिलिटी के का वैल्यू देख रहे थे वो पूरा सॉइल सैंपल जो था वो एक जैसा ही अगर रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब कि अगर सैंड है तो सभी जगह सैंड ही, तो इस तरह का अगर रहे उसके लिए परमिलिटी को कंसीडर किए थे। लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है कि कुछ दूरी तक सैंड मिले, कुछ दूरी तक क्ले मिले, कुछ दूरी में दूसरा सॉइल मिले, सिल्ट मिले। तो अलग अलग नेचर का, जैसे कि हम लोग बोरिंग करते हैं तो बोरिंग के नीचे कहीं पर रॉक मिलता है, कहीं ग्रेवल मिलता है, कहीं सैंड मिलता है। इस तरह से अलग अलग लेयर वाइज जो अर्थ क्रस्ट है वो नीचे दबा हुआ है। सिमिलरली इसी तरह अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो सपोज H1 हाइट तक कोई अलग सॉइल है, H2 हाइट तक अलग सॉइल है, H3 हाइट का अलग सॉइल है, मतलब अलग अलग परमिबिलिटी का सॉइल है, कोई सैंड है, कोई ग्रेवल है, कोई क्ले भी हो सकता है। अगर इस तरह के सॉइल को एक यूनिट के तौर पे अगर कंसीडर किया जाए और एवरेज परमिबिलिटी निकालना हो, पूरे सॉइल को एक यूनिट मान के अगर एवरेज परमिबिलिटी निकालना हो, तो हम लोग एवरेज परमिबिलिटी कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? अब फ्लो पे डिपेंड करता है कि फ्लो किस तरह से हो रहा है। अगर ये फ्लो पैरेलल टू द ये बेड्स, स्ट्रेटिफाइड बेड्स, स्ट्रेटिफाइड जैसे रॉक में भी पढ़ा होगा, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो लेयर वाइज इस तरह से रहता है उसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं। सिमिलरली स्ट्रेटिफाइड सॉइल जो लेयर वाइज इस तरह से बिछा हो, इसका अलग अलग हाइट और अलग अलग परमिबिलिटी, सपोज इसका परमिबिलिटी K1 है, इसका परमिबिलिटी K2 है, इसका परमिबिलिटी K3 है। ठीक है, अगर इसमें फ्लो एक हो सकता है कंडीशन कि पैरेलल टू द स्ट्रेटिफाइड सॉइल, दूसरा हो सकता है परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स। इस तरह का अलग अलग कंडीशंस में हम लोग एवरेज परमिबिलिटी क्या लेंगे? तो पहले केस 1 हम लोग कंसीडर करते हैं कि परमिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सॉइल व्हेन, केस 1
केस 1, व्हेन फ्लो अकर्स पैरेलल टू द बेड, यानी कि इसके अगर पैरेलल फ्लो हो, इस तरह से सपोज करिए, यहाँ पे सपोज करिए कोई एक टैंक है, इसके थ्रू हम लोग फ्लो करा रहे हैं, सब में यूनिफॉर्म फ्लो इस तरह से हो रहा है, इस तरह से कुछ इधर हेड बचा, तो ये हेड इनिशियली माइनस ये हेड, यही दोनों H, इसको H2 बोलते हैं, सपोज इसको H1 बोलते हैं, H1 माइनस H2 जो हेड है वो यूटिलाइज हो गया इस सॉइल से, सभी सॉइल से ओवरकम करने में इसका एनर्जी यूटिलाइज हो गया H1 माइनस H2 का, ठीक है। तो पूरे सॉइल का एक यूनिट, एक एवरेज परमिटिविटी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। तो जब इस तरह से सीरीज़ का ये जैसे फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो टोटल जो डिस्चार्ज रहेगा वो इंडिविजुअल डिस्चार्ज Q1, सपोज इससे अगर डिस्चार्ज हो रहा है Q1, इससे डिस्चार्ज हो रहा है Q2, इससे डिस्चार्ज हो रहा है Q3, तो सभी का जो समेशन रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn, इस तरह से ये सभी का समेशन टोटल डिस्चार्ज होगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्चार्ज को हम लोग K एवरेज इंटू I इंटू ए, टोटल का क्रॉस है I इंटू ए, एरिया कौन सा, ये टोटल एरिया H1 प्लस H2 प्लस H3 इंटू अगर उस साइड का विड्थ यूनिट ले 1 ले तो क्या हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 सबको अगर जोड़े, इसको मानते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3 सो ऑन Hn इक्वल्स टू, इसको टोटल हेड H मानते हैं, ठीक है। तो टोटल हेड H इंटू उस साइड का जो विड्थ है उसको यूनिट विड्थ लिए 1, तो एरिया की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल हेड H इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा K1 इंटू I, तो इंडिविजुअल लेयर या फिर ओवरऑल लेयर के लिए दोनों के लिए I क्या है, सेम है H1 माइनस H2, दोनों के लिए सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I ही लिखते हैं अभी। एरिया को अगैन जैसे इसमें H पूरा H इंटू 1 विड्थ लिए थे, सिमिलरली इस छोटे से सॉइल लेयर का एरिया कितना हो जाएगा, H1 इंटू विड्थ 1, यानी H1 इंटू 1 नहीं भी लिखते हैं 1 तो चलेगा, प्लस ऑफ K2 इंटू I, तो सेम है सबके लिए, इंटू H2 इंटू 1 नहीं लिखते हैं 1, प्लस ऑफ सिमिलरली इसी तरह से K3 I इंटू H3 सो ऑन, प्लस ऑफ Kn I Hn। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है फाइनली, देखिए I सब में अगर कॉमन ले, इस तरह से I अगर कॉमन ले तो I इधर का I और सब में कॉमन ले अगर I बाहर निकाल दे तो I से I कट जाएगा, बचेगा क्या, K एवरेज इंटू H ये टोटल ओवरऑल H इक्वल्स टू K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 सो ऑन Kn Hn। सिमिलरली K एवरेज इक्वल्स टू K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 सो ऑन Kn Hn डिवाइडेड बाय टोटल ये डेप्थ H, ये टोटल डेप्थ H है, ठीक है। इस तरह से ये एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का एक फॉर्मूला बनता है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें लेयर वाइज दिया रहे और पैरेलल ऑफ द बेड फ्लो अगर हो रहा हो तो हम लोग को के एवरेज पहले निकालना पड़ेगा, तब आके डिस्चार्ज ओवरऑल डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, चाहे जो भी रिक्वायर्ड डाटा हो उसको निकाल सकते हैं। तो एवरेज परमिटिविटी निकालने का ये फॉर्मूला है। जैसे आप लोग वाई बार निकालने के लिए A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया करते थे, सिमिलरली उसी फॉर्मूला पे, उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं ये भी बैठा है, इसको याद कर लीजिएगा। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। अब देखते हैं केस 2 में जब फ्लो परपेंडिकुलर टू द बेड हो रहा है, ये बेड इस तरह से लगा है, पहला कंडीशन क्या था, पैरेलल। अब दूसरा कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर, ये सीरीज में इस तरह से लगा है, वो पैरेलल था, जैसे करंट में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पैरेलल जब था, पैरेलल में हम लोग क्या, टोटल डिस्चार्ज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे करके हम लोग किए थे। यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे सीरीज में है तो जितना डिस्चार्ज पहले लेयर से होगा उतना ही डिस्चार्ज दूसरे लेयर से, उतना ही डिस्चार्ज तीसरे लेयर से, इस तरह से ओवरऑल अगर डिस्चार्ज अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल डिस्चार्ज जो Q रहेगा वो बराबर होगा Q1 के
बराबर होगा Q2 के, बराबर होगा Q3 के, सो ऑन, बराबर होगा Qn के। यानी कि इंडिविजुअल लेयर्स जितना डिस्चार्ज हुआ, ये पानी कहाँ रहा है, इस पानी को इससे भी पास करना पड़ेगा, इस पानी को इससे भी पास करना पड़ेगा। भले वेलोसिटी अलग अलग हो, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट एरिया इंटू वेलोसिटी का, यानी Q का जो Q का वैल्यू है हर एक लेयर से क्या होगा, सेम होगा। और ओवरऑल Q देखे तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा जितना Q1 का है। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करेगा यहाँ पे, जब फ्लो किस तरह से होगा, परपेंडिकुलर टू द बेड। ठीक है, अब आते हैं इस Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एवरेज जो कि निकालना है, इंटू आई इंटू एरिया। एरिया कौन सा, हर एक लेयर का एरिया और इंडिविजुअल लेयर का एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल क्या है, सब सेम ही है, एरिया तो वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा जैसे कि इंडिविजुअल, अब ये टोटल Q को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये I को और फर्दर हम लोग ये करें, I इज द रेशियो ऑफ हेड यूटिलाइज टू ओवरकम द ओवरऑल सॉइल सैंपल। इसके सॉइल सैंपल को पास करने में ओवरऑल हेड कितना यूटिलाइज हुआ, वो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। टोटल को अगर एक यूनिट के तौर पे, अगर Q ओवरऑल Q निकाल रहे हैं, तो टोटल सॉइल सैंपल को एक यूनिट के तौर पे जब ट्रीट कर रहे हैं, तो टोटल हेड जो यूटिलाइज होगा H डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। ये लेंथ ऑफ द H1 प्लस H2 प्लस H3 सब ऐड करके कितना हो जाएगा, H। यानी I को क्या लिख सकते हैं, ये H हेड ऑफ द वाटर, यानी पोटेंशियल यूटिलाइज टू ओवरकम, कितना लेंथ को ओवरकम करने में, H लेंथ को ओवरकम करने में, इनटू एरिया। ये हम लोग ओवरऑल Q यानी कि डिस्चार्ज का हम लोग वैल्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इंडिविजुअल Q1 Q2 को कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिए। इंडिविजुअल Q1 को कैसे लिख सकते हैं, K1 I1 इंटू एरिया, तो सब में सेम ही है। ठीक है, K1 हम लोग को मान लीजिए K इस सॉइल सैंपल का K। अब I क्या, कितना हेड, स्मॉल हेड मानते हैं कि इस Q1 डिस्चार्ज के लिए स्मॉल हेड H1 यूटिलाइज हुआ होगा, कितने लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल को ओवरकम करने के लिए, H1। ठीक है, ये पूरा का पूरा हेड तो यूटिलाइज नहीं हुआ होगा इस छोटे से लेंथ को ओवरकम करने के लिए, नहीं, ये पूरा हेड यूटिलाइज हुआ है पूरे लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल यानी H को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो मानते हैं स्मॉल पोर्शन ऑफ द हेड H1, स्मॉल पोर्शन ऑफ द हेड यूटिलाइज हुआ होगा किसको ओवरकम करने के लिए, इस H1 हाइट ऑफ द लेयर को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, H1 बटे ये H1 बटे इस बड़ी H1, यहाँ पे स्मॉल H1 क्या है, हेड यूटिलाइज टू ओवरकम द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, और लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल कितना है, H1 इंटू एरिया, इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली Q2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2 को K2 H2 डिवाइडेड बाय बड़ी H2 इंटू एरिया। सिमिलरली Q3 को क्या लिख सकते हैं, K3 H3 डिवाइडेड बाय बड़ी H3 इंटू एरिया। बस इसी फंडामेंटल थिंग्स को यूटिलाइज करके हम लोग के एवरेज का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्मूला था, ये किसके बराबर था, फाइनली इस Q के बराबर था ये फॉर्मूला, इस Q के बराबर। तो K एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं, K एवरेज बराबर ये H इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्मॉल h मतलब हेड यूटिलाइज इंटू एरिया, ये हो जाएगा K एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये H जो है टोटल हेड यूटिलाइज, और ये टोटल हेड यूटिलाइज जितना हेड H1 इसमें होगा प्लस H2 प्लस H3, अगर सब स्मॉल हेड को जोड़ दे तो ये ओवरऑल हेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल H1 H2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे कि Q1 इक्वल्स टू K1 H1 डिवाइडेड बाय बड़ी H1 इंटू एरिया, इसलिए स्मॉल H1 इक्वल्स टू Q1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू एरिया। और Q जो है यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ये Q बराबर Q1 प्लस बराबर Q2 प्लस Q इक्वल्स टू Q3, सब Q आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको Q1 ना लिख के जो यहाँ पे Q है वो भी लिख सकते हैं, या Q2 भी लिख सकते हैं, या Q3 भी लिख सकते हैं, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो इस H1 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली H2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2 को Q2 इंटू बड़ी H2 डिवाइडेड बाय K2 इंटू एरिया। सिमिलरली H3 इस तरह से अलग अलग H1 स्मॉल हेड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बड़ी H जो है तो ओवरऑल हेड बराबर हो जाएगा, ये H बराबर हो जाएगा स्मॉल हेड यूटिलाइज टू ओवरकम ये H1 सॉइल सैंपल प्लस ऑफ H2
प्लस ऑफ H3 सो ऑन HN इसके बराबर हो जाएगा। तो इस H को H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस HN इस तरह से करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक इक्वेशन आ जाएगा के एवरेज का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं के एवरेज इक्वल्स टू Q इंटू ये H1 प्लस H2 टोटल जो हेड था, यहाँ हेड नहीं, टोटल लेयर का जो थिकनेस था उसके बराबर है बड़ी H डिवाइडेड बाय स्मॉल h को क्या लिख सकते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस सो ऑन HN इंटू एरिया। अब इस H1 H2 H3 इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, Q इंटू H डिवाइडेड बाय Q और एरिया ये सब में कॉमन है, बचेगा क्या H1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस ऑफ सो ऑन HN डिवाइडेड बाय KN। और यहाँ पे पहले से एरिया भी है, इस एरिया को यहाँ पे लिखिए, ये Q आपस में कट जाएगा, ये एरिया आपस में कट जाएगा। तो फाइनल जो के एवरेज का एक फार्मूला आता है, इस फार्मूला को मेमोराइज करिएगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आप लोग को डेरिवेशन इसका कहीं नहीं पूछा जाता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। जहाँ पे अगर फ्लो अगर बेड के परपेंडिकुलर अगर हो रहा है, अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल है, अलग अलग लेयर का अलग अलग थिकनेस है, परमेबिलिटी का वैल्यू है, के का वैल्यू अलग अलग है, तो कौन सा एवरेज फार्मूला, एवरेज परमेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। जहाँ पे H क्या है, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल, H1 प्लस H2 ये जोड़ के H आया है, और K1 K2 H1 क्या है, इंडिविजुअल सॉइल सैंपल का लेंथ H1 अलग अलग, उसके बाद K1 क्या है, अलग अलग सैंपल्स का मतलब लेयर्स का ये परमेबिलिटी K1 K2 K3 इस तरह से। ठीक है, ये फार्मूला मेमोराइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन भी समझते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ये जो के का वैल्यू है ये निकालते कैसे हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएं, के का वैल्यू कुछ दिया हुआ था उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, तो वो के का वैल्यू आया कैसे। कोई भी सॉइल का हम लोग को फील्ड में कोई सॉइल सैंपल लाए हैं लेबोरेटरी में, उसका के का वैल्यू निकालना है कि कितना कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी है, तो कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारा मेथड है, जो आपको बुक में मेथड पढ़ना है वो दो ही मेथड है, वो कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट और फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट। लेकिन फील्ड मेथड भी होता है, इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, ठीक है। उसके बाद कैपिलरी परमिटिविटी टेस्ट मेथड भी होता है और लेबोरेटरी में एक और मेथड है। लेकिन एज पर सिलेबस आप लोग को इस दो टेस्ट के बारे में पढ़ना था, और ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए, ठीक है। इस दो टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट है, कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट और फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट, ठीक। कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट हम लोग जो करते हैं वो सैंडी सॉइल के लिए या फिर ग्रेवल सॉइल के लिए, जिसमें बहुत जल्दी पानी पास हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस हेड को अगर हेड में एक बार पानी दिए तो तुरंत इससे क्या हो जाएगा, अगर इसमें ग्रेवल है या फिर कोर्स सैंड है तो तुरंत पानी पास आउट हो जाएगा। हम लोग को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टैंक में पानी भरते रहते हैं, ऐसे इस तरह का कंडीशन अचीव, इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव कर लेते हैं, किससे जो पानी फ्लो हो रहा है, आउट फ्लो हो रहा है, इससे भर के पास होके इस टैंक के थ्रू बाहर निकल रहा है। और इसमें जो इस टैंक में पानी कहीं से आ रहा है, इस टैंक में भी पानी कहीं से आ रहा है, कि इसका दर इस तरह से हो, इस निकलने का दर और इसका दर इक्वल हो जाए, ताकि ये जो हेड है वाटर का हेड वो कम नहीं हो, ठीक है। अगर ये टैंक में भरने का दर अगर कम होगा और निकलने का दर ज़्यादा होगा तो ये धीरे धीरे हेड घटता रहेगा, ठीक है। अगर टैंक में आने का जो दर है वो ज़्यादा है और निकलने का कम है तो ये ओवरफ्लो होने लगेगा इससे, ठीक है। तो ओवरफ्लो भी नहीं होना है और ये घटना भी नहीं है। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले अचीव करते हैं, इसमें ये हेड जो है वो कांस्टेंट हो जाए, एच का वैल्यू, इससे फ्लो भी होता रहे, पानी बाहर भी निकलता रहे, इसके थ्रू परमेबिलिटी हो के, परमेबल जो सॉइल है उसके थ्रू पानी बाहर भी निकलता रहे, और ये हेड भी कांस्टेंट रहे, तब इस तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो पाता है और हम लोग टेस्ट कर पाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये बहुत बार पूछा गया है कि ये किस टाइप के लिए, के सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। तो कोर्स ग्रेवल, जैसे कोर्स सैंड हो गया या फिर ग्रेवल
हो गया, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। फाइन सॉइल सिल्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फाइन सैंड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, जिसका की परमिटिविटी बहुत कम हो उसके लिए भी एप्लीकेबल। उसके लिए दूसरा टेस्ट है फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट। इस पर जब आएंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले कंसंट्रेट करते हैं कि कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, एक सॉइल सैंपल लिए एल लेंथ का, इसमें कांस्टेंट एक हेड अचीव पहले कर लिए। ये टैंक है, इससे इनफ्लो हो रहा है, ये ओवरफ्लो का ये पाइप लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे भी एक जार है जिसमें ये सपोर्टेड है फिल्टर के थ्रू, और ये बाहर इससे भी पानी निकल रहा है। ठीक है, इस तरह का हम लोग पहले कंडीशन अचीव करके उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके थ्रू जो रेट ऑफ फ्लो है यानी क्यू का जो दर है, क्यू किसको बोलते हैं, कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड कितने टाइम में अचीव हो रहा है पानी, उसी को क्यू बोलते हैं। ठीक है, जब इससे कांस्टेंट एक हेड अचीव हो जाता है और कंटिन्यूसली इससे पानी फ्लो होता है, तब एक जार हम लोग एम्प्टी जार लाते हैं जिसका कि वॉल्यूम पता है, ये क्यू का वैल्यू कितना मीटर क्यूब है, इसका वैल्यू, इस जार का वैल्यू पता है। ठीक है, इस जार को भरने में कितना टाइम लगा, वो टाइम भी हम लोग स्टॉप वॉच चाहे किसी भी मेजरिंग डिवाइस से टाइम को मेज़र किए और क्यू को मेज़र किए, उस दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ फ्लो यानी डिस्चार्ज क्यू। यहाँ पे ये क्यू बकेट का जो वॉल्यूम है वो है और टाइम कितना लगा, इस दोनों का रेशियो है क्यू। ठीक है, अब इस क्यू को यानी कि क्यू बाई टी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के आई ए से, के आई ए से, जहाँ पे के हम लोग को निकालना है। ठीक है, आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब इतने वाटर के पोटेंशियल एनर्जी यानी हेड ये है, और कितने लेंथ ऑफ द सैंपल को ओवरकम किया है, एल लेंथ ऑफ द सैंपल को, यानी आई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की जगह पे एच यानी हेड ऑफ द वाटर और लेंथ ऑफ द सैंपल इसको ओवरकम किया है इंटू एरिया। हम लोग को निकालना क्या है, के इक्वल्स टू क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई टी इंटू एच इंटू एरिया। ये फाइनली फार्मूला बन के आता है जिसे प्रैक्टिकली हम लोग किसी भी सॉइल सैंपल का नहीं, सैंडी सॉइल सैंपल या फिर कोर्स जो सैंड है या फिर ग्रेवल है, उसके लिए हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, जहाँ पे क्यू भी इजीली पता चल सकता है, लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल को भी मेजर कर सकते हैं, टाइम को स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं, हाइट यानी कि ये हेड है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद ये एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस लेंथ ऑफ ये जो सॉइल सैंपल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सर्कुलर हो सकता है, उसका एरिया है। तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट के थ्रू के का वैल्यू निकालते हैं। अब नेक्स्ट है फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट जो है फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट। पहले इसको समझते हैं ये किस टाइप के सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। ये जो फाइन सैंड है या फिर जो क्ले है या सिल्ट है उसके लिए एप्लीकेबल है, जिसमें हम लोग एक सॉइल सैंपल है एल लेंथ का, एक सिंपल सा एक पिपेट लेते हैं, फनेल के थ्रू इसमें पानी हम लोग डालते हैं, और चूँकि इसका परमिटिविटी बहुत लो होता है, जो भी फाइन जो भी सॉइल्स है कि जैसे क्ले सिल्ट वगैरह, इसका परमिटिविटी बहुत लो है, तो ये जो पिपेट के थ्रू पानी पास होने में बहुत धीरे धीरे स्लोली पास होगा। और इसके थ्रू जब ये सैचुरेटेड कंडीशन में पहले लाते हैं इसको, कम्प्लीटली इसमें एयर ट्रैप्ड नहीं रहे, सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड हो गया, उसके बाद फनेल में पानी फिर से डालते हैं, और इनिशियली सपोज करिए H1 हाइट पे था, वहाँ से टाइम स्टॉप वॉच स्टार्ट किए। ठीक है, धीरे धीरे पानी ये घटना स्टार्ट होगा, पास जब भी होगा इसके थ्रू, तो H2 हाइट पे जब आता है स्टॉप वॉच रोके तो देखें कि T2 टाइम कितना लगा। इनिशियली T1 0 हो सकता है जब स्टार्ट करें, T2 बड़ा है, T1 छोटा है, लेकिन H1 इस हाइट ये ज़्यादा है और H2 क्या है, छोटा है। ठीक है, और ये फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट में बहुत स्लोली ये पानी पास होगा इससे, क्योंकि इसका परमिटिविटी बहुत लो है, तो सफिशियंट टाइम मिल जाता है जिससे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन कर पाएँ और जो डेरिवेशन है कि परमिटिविटी निकालने का वो हम लोग डिराइव्ड कर पाएँ। ठीक है, इसलिए ये फाइन सॉइल के लिए जो क्ले है, सिल्ट है, उसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कोई एक स्ट्रिप इन बिटवीन द H1 H2 के बीच में एक स्ट्रिप DH हाइट का कंसीडर करते हैं, जब पानी घट रहा होगा, स्मॉल स्ट्रिप है H1 हेड पे, H हेड पे, H1 तो ये है, H हेड पे कोई DH अमाउंट का पानी, छोटा सा अमाउंट घटा होगा। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन यानी कि उसके थ्रू जो डिस्चार्ज हुआ होगा, स्मॉल डिस्चार्ज यानी DQ जो हुआ होगा, वो भी इस जो फॉर्मूला है इसको फॉलो किया होगा। कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, यूनिफॉर्म सॉइल है तो K एक समान होगा। ठीक है, जो पानी यहाँ से घटने में जो K यूज़ हुआ होगा, सेम K का वैल्यू, परमिटिविटी का वैल्यू स्मॉल स्ट्रिप के लिए भी यूज़ होगा। और I कौन सा वैल्यू, ये H/L। ठीक है, ये H/L
इंटू के इंटू एरिया कौन सा, अब इसमें देखिए दो एरिया कंसिडर किए, एक एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, इसको बड़ी ए बोल रहे हैं, और एक एरिया ऑफ द फनेल, इस फनेल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको स्मॉल ए से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और स्मॉल जो क्यू है, स्मॉल जो डिस्चार्ज है, ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट मतलब समय में, कुछ समय में पास हुआ होगा, कितना अमाउंट ऑफ, यानी वॉल्यूम जो वाटर है, स्मॉल फनेल का एरिया ए इंटू डी एच, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय सपोज करते हैं, यानी कि ए घट रहा है तो डी एच, सपोज करते हैं डी टी टाइम में ये पास होगा, ठीक है। इस क्यू को, डिस्चार्ज को वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं कि नहीं, इस क्यू को, डिस्चार्ज को वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब डिवाइडेड टाइम का यूनिट सेकेंड, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। इस वॉल्यूम को छोटे से स्ट्रिप का वॉल्यूम यानी कि इसका एरिया इंटू डी एच अब घट रहा है तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखे हैं, ये वॉल्यूम हो गया ऊपर वाला टर्म। और सपोज करते हैं स्मॉल टाइम में, डी टी टाइम में, ये जैसे यहाँ पे T1 माइनस T2, ये जो रिडक्शन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये T1 माइनस T2, लेकिन ये स्मॉल जो रिडक्शन हुआ स्ट्रिप का, DH हाइट जो घटा है वो कितने टाइम में घटा है, एज्यूम करते हैं DT टाइम में, ठीक है। इस इक्वेशन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो K को, इसको हम लोग रीअरेंज करके अगर लिखे, K और DT को एक तरफ लाए, K और DT को एक तरफ, बाकी सब टर्म को एक तरफ अगर हम लोग लेते जाएँ, माइनस साइन के साथ A इंटू डी एच इंटू एल डिवाइडेड बाय एच, इसको एक साथ लिखते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया, ये टर्म हो गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, वो स्मॉल स्ट्रिप के लिए था तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जैसे कांस्टेंट है ये T1 से, चूँकि टाइम है, T1 से T2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, माइनस कौन कौन कांस्टेंट है, ए एल डिवाइडेड बाय एरिया, इसको H1 से H2 तक, H2 से H1 तक इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉरी H1 से H2 तक इंटीग्रेट किए, बचा अंदर में क्या, DH डिवाइडेड बाय H, ठीक है। इसको हम लोग रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर इंटीग्रेट कर ही दे तो T2 माइनस T1, इसको माइनस साइन को अगर हम लोग लिमिट को अगर अपोजिट करें तो AL बटे A, ये H2 नीचे आ जाएगा, H1 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, DH बाय H, ठीक। के T2 माइनस T को हम लोग सपोज T लिखते हैं, ठीक है, T2 माइनस T को क्या लिख रहे हैं, T AL बटे A इंटू इसका इंटीग्रेशन log E H1 माइनस H2, ठीक है। जहाँ पे H1 बड़ा है, H2 क्या है, छोटा है। अब इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, K इंटू टी AL बटे A log E H1 डिवाइडेड बाय H2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसका log E के बेस को log 10 के रूप में भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। K इंटू टी इक्वल्स टू AL डिवाइडेड बाय A, ये A फनेल का एरिया है, इसका एरिया, और ये A जो है सॉइल सैंपल का एरिया है, इंटू 2.303 इंटू लॉग, अब 10 बेस आ गया H1 डिवाइडेड बाय H2। K को क्या लिख सकते हैं, AL बटे AT 2.303 लॉग 10 H1 डिवाइडेड बाय H2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को मेमोराइज करिएगा, और इसका डेरिवेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन कभी कभी हूबहू एग्जामिनेशन में पूछने आ जाता है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन को अपने कॉपी में समझ के लिखिए, तो ये मेमोराइज्ड भी हो जाता है डेरिवेशन, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तब कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है, ए परमियोमीटर ऑफ 100 mm डायमीटर, परमियोमीटर एक कोई सैंपल है, सॉइल सैंपल जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, उसका डायमीटर कितना है, 100 mm, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 10 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकल जाएगा, बड़ी ए कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सैंपल का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली। यूज्ड फॉर ए कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड टेस्ट, अब दोनों टेस्ट किया जा रहा है, कांस्टेंट हेड टेस्ट भी और फॉलिंग हेड टेस्ट भी, सेम सॉइल सैंपल के साथ,
ठीक है, एक एक करके देखेंगे कि कांस्टेंट हेड से के का वैल्यू कितना आता है और फॉलिंग हेड से के का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग डाटा भी दिया हुआ है सेम क्वेश्चन में। वाइल कंडक्टिंग ए कांस्टेंट हेड टेस्ट द लॉस ऑफ हेड वाज, यानी कि एच का जो हेड यूटिलाइज हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल है और जो हेड यूटिलाइज हुआ है वो 120 सेंटीमीटर। लॉस ऑफ हेड यानी हेड यूटिलाइज्ड वो H/L जो हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालेंगे ये 120 डिवाइडेड बाय 30 इस तरह से। फॉर द सॉइल सैंपल एंड द रेट ऑफ फ्लो यानी Q डिस्चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी Q का वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी यानी K का वैल्यू हम लोग क्या करना है, K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल है, Q इक्वल्स टू KIA, जिसमें K इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय I इंटू A, इस तरह से करेंगे निकल जाएगा। एरिया का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करें कितना आएगा, पाई बाई फोर इंटू 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू आता है 78.54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर दे, Q का वैल्यू सेंटीमीटर में ही दिया, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो बढ़िया है, एक ही यूनिट में है सब। Q का वैल्यू 3.2, I का वैल्यू, I हम लोग निकाल लेते हैं, I का वैल्यू H/L 120 डिवाइडेड बाय 30 यानी 4 यूनिट लेस होता है I, 4 इंटू एरिया 78.54, इसको कैलकुलेट करें आप लोग तो निकल जाएगा K का वैल्यू, ये वैल्यू आता है 0.01018 यानी 2 लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको mm पर सेकेंड में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड ये स्टैंडर्ड यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी का। ये वैल्यू आया किससे, जब हम लोग कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट के थ्रू इसका ये कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे लेबोरेटरी में। उसके बाद इफ़ ए फॉलिंग हेड टेस्ट वाज परफॉर्म्ड, अब सेम सॉइल सैंपल है और उसको वॉइड रेशियो भी चेंज नहीं है। ठीक है, जो इसमें वॉइड रेशियो था सेम पोरोसिटी और वॉइड रेशियो उसमें भी है, फॉलिंग हेड टेस्ट कर रहे हैं। फाइंड द टाइम टेकन फॉर ए हेड टू फॉल फ्रॉम 98 टू 50 सेंटीमीटर। देखिए अब इसमें K का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, K जो आप इससे निकाले हैं वही K, चूँकि सॉइल सैंपल को चेंज नहीं किया गया है और वॉइड रेशियो और पोरोसिटी भी सेम है, तो ये K को यूटिलाइज करके टाइम का वैल्यू पूछ रहा है, यानी T2 माइनस T1 जो था फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट में, यानी T2 माइनस T1 T का वैल्यू पूछ रहा है, जहाँ पे H1 दिया हुआ है 98 और H2 दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और डाया ऑफ द पीपेट का, स्टैंड पाइप का डाया दिया हुआ है कितना 25 mm स्क्वायर, इस सबको यूटिलाइज करके T का वैल्यू पूछ रहा है, निकलेगा आप लोग देखिए ट्राई करके। ठीक है, जैसे ये K निकाल के आया था किससे, कांस्टेंट हेड परमिटिविटी टेस्ट से, ये K का वैल्यू को यूज़ करके T का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट में सेम सॉइल को जब परफॉर्म किया गया तो फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट में K का क्या फॉर्मूला आता था, AL/AT इंटू 2.303 log 10 में कन्वर्ट कर लेते जब H1 डिवाइडेड बाय H2। तो T का वैल्यू अगर पूछा जाए, T1 माइनस T2 का वैल्यू पूछा जाए तो T इक्वल्स टू AL/AK इंटू 2.303 log 10 H1 डिवाइडेड बाय H2। अब ये एरिया कौन सा है, पीपेट का एरिया यानी स्टैंड पाइप का एरिया, स्टैंड पाइप का एरिया 25 mm है, तो यानी कि π/4 इंटू 2.5 का स्क्वायर, इस तरह से एरिया निकालिए। ये एरिया का वैल्यू क्या आता है, ये वैल्यू आता है 4.909 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको पुट कर दीजिए, ये T का वैल्यू निकल जाएगा, A का वैल्यू 4.909। लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल पहले दिया हुआ था कितना है 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल हम लोग निकाल चुके हैं 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद K का वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में 0.0102 इंटू 2.303 इंटू log 10, H1 का वैल्यू 98, H2 का वैल्यू 50 सेंटीमीटर में ही है। इसको आप लोग सॉल्व करें तो T का वैल्यू अपने आप क्या होगा, निकल जाएगा। ये वैल्यू आता है, ये 9 होगा, ये वैल्यू आता है 123.73 सेकेंड। आप लोग भी कैलकुलेट करके देखें, हो सकता है कैलकुलेशन गलत भी हो, आप लोग भी कैलकुलेट करके इतना सेकेंड, इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से भाग देके। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड पूछा जाता है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था
आप लोग को डिप्लोमा लेवल पे इससे कम ही क्वेश्चन रहेगा, चाहे इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। अब आते हैं आज के असाइनमेंट पे। 2 असाइनमेंट है आपका। ए हॉरिजॉन्टल, पहला असाइनमेंट जो है, ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ईच यूनिफॉर्म इन इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप में जो तीनों लेयर है वो यूनिफॉर्म है, उसमें किसी तरह का मिक्सचर नहीं, लेकिन तीनों लेयर अलग अलग ज़रूर है। ठीक है, द परमिटिविटी ऑफ लेयर आर, वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अलग तीनों लेयर का अलग अलग K1, K2 और K3 का वैल्यू दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। उसके बाद उसका थिकनेस यानी H1, H2 और H3 6 मीटर, 3 मीटर और 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एवरेज परमिटिविटी इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। जब फ्लो पैरेलल टू द बेड होगा तब भी परमिटिविटी K का वैल्यू निकालना है एवरेज, और जब वर्टिकल फ्लो होगा यानी कि परपेंडिकुलर टू द बेड होगा तब भी K का वैल्यू निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, इन ए फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट, फॉलिंग हेड परमिटिविटी टेस्ट किया जा रहा है। द हेड काउजिंग फॉल इनिशियली 90 सेंटीमीटर, H1 का वैल्यू दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, फॉलिंग हेड में H1 का वैल्यू 90 सेंटीमीटर। इट ड्रॉप्स 6 सेंटीमीटर इन 15 मिनट, यानी कि H2 का वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर में ही है, ये सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर ड्रॉप हो जाता है, यानी कि H2 का वैल्यू 90 माइनस 6 यानी 84 सेंटीमीटर H2 का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ड्रॉप होता है, यानी H2 का वैल्यू डेटम से कितना है 84। कितने मिनट में? 15 मिनट में, यानी कि T1 माइनस T2 का, T2 माइनस T1 का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ 15 मिनट। इसको आप लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 × 60, ये T2 माइनस T1 का वैल्यू है। हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर्ड फॉर द हेड टू फॉल 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पहले वाले जो ऑब्जर्वेशन है 90 to 84 वाले में से, उसमें आप लोग K का वैल्यू निकाल लीजिए। उस K के वैल्यू को यूटिलाइज करके यहाँ पे T का वैल्यू निकालना है, टाइम, जबकि H2 का वैल्यू इस दूसरे वाले 2 क्वेश्चन इसमें मिला हुआ, इस पहले वाले सेंटेंस से आपको K का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस K के वैल्यू को यूटिलाइज करके इसमें जो टाइम पूछा जा रहा है, किसके लिए टाइम, जब H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, 90 से 45 जब होगा तो उसमें T कितना लगेगा, उस T का वैल्यू पूछा जा रहा है। इससे पहले K निकालेंगे, इस K को पुट करके इससे टाइम जो 45 सेंटीमीटर के लिए टाइम चाहिए वो निकाल लेंगे, यानी कि हेड ड्रॉप 90 माइनस 45 सेंटीमीटर जो होगा, उस हेड ड्रॉप के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइए और इसको सॉल्व करके मैसेज करिए कि सही है या नहीं, चेक कराइए। ठीक है, थैंक यू।